एवरीवन, संघट कोलाइजन कोलाइजन क्या होता है? जब गति करते हुए दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं। जब गति करते हुए दो पिंड एक दूसरे से टकराते हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? संघट कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अपने इस दैनिक जीवन में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे दो वाहन टकरा जाती है। भारी गाड़ियाँ क्या होती है, जैसे ट्रक टकरा जाते हैं। तो इस तरह की जो घटना होती है, गति करते हुए जो दो वाहन जो होते हैं टकराते हैं, तो उसी घटना को संघट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघट्ट कहते हैं। जब देखिए, जब गति करते हुए दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? संघट्ट कहा जाता है। देखिए, संघट्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यास्थ संघट्ट और एक होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। एक होता है क्या? प्रत्यास्थ संघट्ट और एक होता है एक अप्रत्यास्थ संघट्ट। देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? यदि संघट्ट में निकाय के कुल संवेग के साथ साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या संरक्षित हो, तो इस तरह के संघट्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट उसे कहते हैं यदि इस संघट्ट में जो निकाय का जो कुल संवेग होता है, उस संवेग के साथ उसकी जो गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहे? संरक्षित रहे। तो इस तरह के संघट्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। यदि संघट्ट में निकाय का कुल संवेग के साथ साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है, तो ऐसे संघट्ट को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट। अब देखते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। यदि किसी संघट्ट में निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रह पाती है, अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। यदि किसी संघट्ट में निकाय का जो संवेग तो संरक्षित होता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो ऐसे संघट्ट को क्या अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन जो गतिज ऊर्जा है यह संरक्षित नहीं रहता है। तो इस तरह का जो संघट्ट होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रत्यास्थ संघट्ट। यदि दो पिंड संघट्ट के पश्चात एक साथ गति करते हैं तो ऐसे संघट्ट को पूर्णतः अप्रत्यास्थ होता है। ऐसे संघट्ट पूर्णतः क्या होता है आपका? अप्रत्यास्थ होता है। अब देख रहे संघट्ट में चाहे वो प्रत्यास्थ संघट्ट हो चाहे अप्रत्यास्थ संघट्ट हो, दोनों स्थितियों में संवेग संरक्षित रहता है लेकिन जो गतिज ऊर्जा होता है वह अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित नहीं रहता है। जो कि आप देख रहे हैं प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित है, संवेग भी संरक्षित है, लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है कि संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन जो इनका गतिज ऊर्जा है यह संरक्षित नहीं होता। इसका कुछ भाग क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ऐसे संघट्ट को क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट। क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब देखते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान गुणांक दो पिंडों की संघट्ट के पश्चात दूर जाते, मान लीजिए दो पिंड इस संघट्ट के बाद दूर जा रहे हैं। क्या दूर जा रहे हैं? दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय। ये मान लीजिए संघट्ट इस संघट्ट के बाद स्थिति है और इस संघट्ट से पहले समय सापेक्ष वेग तथा संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते सापेक्ष वेग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए संघट्ट से पूर्व की घटना है और इस संघट्ट के बाद जब संघट्ट के पूर्व की जो घटना है वेग है, ये देख रहे हैं एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और एक क्या जा रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो दो पिंडों के संघट्ट के पश्चात दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते सापेक्ष वेग के अनुपात के क्या बराबर होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है ये दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा निकट आते समय सापेक्ष वेग का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यदि दो पिंड संघट्ट से पूर्व वेग क्या है? संघट्ट से पूर्व उनके वेग u1 में क्या है? u2 है तथा संघट्ट के बाद उनके वेग क्या है? v1 है। क्या है आपका? v2 है। तब क्या होता है? E इक्वल v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस क्या u2। यही होता है आपका क्या? प्रत्यावस्थान गुणांक होता है। क्या होता है? प्रत्यावस्थान गुणांक। और इसका कोई अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। दो पिंडों का एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। दो पिंडों का एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट आप देख रहे हैं। एक पिंड ए है, पिंड बी है। ये संघट्ट से पूर्व है, ये संघट्ट के समय है और ये क्या है? संघट्ट के बाद है। माना ए का द्रव्यमान m1 है, बी का द्रव्यमान m2 है और जो ए का स्पीड है u1 है और बी का u2 है और
U1 इज ग्रेटर देन क्या है, U2 है। U1 इज ग्रेटर देन क्या है आपका, U2 है। तो जब इसकी स्पीड अधिक है तो कहीं ना कहीं ये टकराएगा इससे। तो ये देख रहे हैं, ये टकराया है यहाँ पे, संघट्ट के समय है और इस संघट्ट के बाद है। जब टकराते हैं तो इसका वेग क्या होता है, v1 होता है, इसका वेग क्या होता है, v2 होता है। तो संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय सापेक्ष वेग तो हो जाएगा आपका u1 माइनस u2 हो जाएगा। u1 माइनस क्या हो जाएगा, u2 संघट्ट से पूर्व। और जो इनका कुल रेखीय संवेग होगा, संघट्ट से पूर्व इनका जो कुल क्या होगा, रेखीय संवेग m1 u1 प्लस क्या होगा, m2 u2। अब देखिए संघट्ट के बाद, इस संघट्ट के बाद पिंडों के दूर जाते समय सापेक्ष वेग v2 माइनस v1 हो जाएगा। और यहाँ पे संघट्ट के बाद जो कुल रेखीय संवेग होगा m1 v1 प्लस क्या, m2 v2। अब जानते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट है, क्या है, प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो हो जाएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2, यानी संघट्ट से पूर्व का संवेग कुल संवेग, संघट्ट के बाद का कुल संवेग, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है। तो m1, अब देख रहे हैं m1 u1 माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस उधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। अब देख रहे हैं इसमें m1 कॉमन है, इसमें m2 कॉमन है, तो m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस क्या, u2। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब देखिए संघट्ट से पूर्व, पूर्ण प्रत्यास्थ में संघट्ट से पूर्व भी गतिज ऊर्जा ये होता है, संरक्षित रहता है। तो हाफ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर, संघट्ट से पूर्व का गतिज ऊर्जा। अब संघट्ट के बाद जो गतिज ऊर्जा होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, संघट्ट के बाद का गतिज ऊर्जा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो जब पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में देखिए गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है और संवेग भी संरक्षित रहता है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में, और ये पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट है तो हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन हाफ है, हाफ कॉमन है दोनों में, तो हाफ से आप क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब v1 को एक हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। देख रहे हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस क्या, u2 स्क्वायर, दोनों में m1 m2 कॉमन है। तो अब देखते हैं इस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम ब्रेक कर लेंगे। तो जगह u1 प्लस v1 और यहाँ u1 माइनस v1, हाँ v2 प्लस u2, v2 माइनस क्या हो जाएगा u2। क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। अब देख रहे हैं समीकरण 2/1 से, जो वहाँ आपका m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण 2, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करना है, भाग देने पर, तो भाग देंगे तो m1 से m1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा, अब v2 माइनस u2 से v2 माइनस क्या u2 कट जाएगा। तो आपका बचेगा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस क्या u2। तो अब u1 अरे प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस u2, प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी v2 माइनस क्या v1। इक्वेशन नंबर क्या थर्ड। अब समीकरण 3 से देख रहे हैं v2 माइनस v1, अभी इसको यहाँ इंटू 1 लिख सकते हैं। तो जब इंटू 1 है तो इधर आएगा क्या करें, डिवाइड करेंगे, v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस क्या जाएगा u2 इक्वल क्या 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं 1 इंटू करके। तो इधर इंटू में इधर डिवाइड करेगा, यानी v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस क्या u2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1। अब परिभाषा से ये जानते हैं, परिभाषा से ई होता है, परिभाषा से क्या होता है आपका, परिभाषा से प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा से आपका ई होता है, क्या होता है आपका ई होता है। तो जानते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक का जो मान होता है वह 1 होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है
वह ई इक्वल कितना होता है, 1 होता है, यानी ई की वैल्यू 1 होता है। ई की वैल्यू 1 के लिए जो होता है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। संघट्ट के पश्चात पिंडों के वेग, संघट्ट के पश्चात क्या, संघट्ट के पश्चात पिंडों के वेग। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका जो था u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, वहां से v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने, तो समीकरण 1 आपका क्या था, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2 था। अब यहाँ v2 का मान हमने रख दिया है, v2 पर क्या कर दिया, मान रख दिया। तो जब v2 का मान रखेंगे, v2 का मान आपका हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस क्या हो जाएगा v1, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका u2, तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस क्या m2 u2। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है, यानी 2 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और जाएगा m1 v1 हो जाएगा प्लस m2 v1, m1 u1 माइनस क्या m2 u1। उसके बाद अब देख रहे हैं हो जाएगा आपका u1, क्या हो जाएगा आपका u1 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे u1 कॉमन ले, दोनों में है, हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, क्या कर दिया, पक्षांतर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया है, और ये प्लस इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो जाएगा u1 कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2 प्लस 2, इसको भी माइनस इधर ट्रांसफर किया प्लस हो जाएगा प्लस 2 m2 u2। अब यहाँ बचेगा क्या, v1 कॉमन है इसमें और इसमें, देख रहे हैं इन दोनों में v1 कॉमन है, तो m1 प्लस m2 v1 हो जाएगा। तो v1 इक्वल हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी v1 की जो वैल्यू आ जाएगा, v1 की जो वैल्यू आ जाएगा वो कहा जाएगा 2 m2 u2 अपान m1 प्लस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 u1। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं हर क्या है, समान है, हर क्या है, समान है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 4। अब देख रहे हैं समीकरण 3 में v1 का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या, v1 का जो समीकरण आपका 3 है, v1 का मान रखने पर, तो ये आपको समीकरण 3 में क्या कर रहे हैं, v1 का मान रख रहे हैं, तो आपका समीकरण 3 यही है u1 माइनस क्या u2 बराबर v2 माइनस क्या है v1 है। अब v2 बराबर हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस v1। अब v1 का मान हम रख लेंगे, यही मान उठा करके हम क्या यहाँ पे रख लेते हैं। देख रहे हैं जो v1 की जो वैल्यू थी, v1 की जो वैल्यू थी, v1 की वैल्यू को हमने u1 और u2 के साथ क्या अलग अलग रखा है, जिससे कॉमन बन सके। देख रहे हैं दोनों में कॉमन है u1, यहाँ पर क्या कॉमन है u2 कॉमन है, तो हमने इसमें से u1 कॉमन ले लेगा तो 1 प्लस m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2, और यहाँ पर प्लस u2 कॉमन लेंगे तो 2 m2 अपन m1 प्लस m2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब क्या होता है, अब ये मान लीजिए ये अपान 1 रहेगा, अपान क्या रहे 1 रहे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और अपान इसका नीचे वाले मान लीजिए 1 अपान 1 रहे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे में, तो नीचे का जब मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही मिलेगा, सेम मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, और वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो 2m2 माइनस m1 माइनस क्या है आपका m2 अपान m1 प्लस m2। अब देख रहे हैं यहाँ से m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी u1 2m1 अपान m1 प्लस m2 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका m2, और यहाँ क्या है 2m2 है तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा m2 माइनस क्या m1 हो जाएगा आपका u2 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो हो जाएगा ये v2 की वैल्यू आ गई, यानी v2 इक्वल हो जाएगा आपका 2m1 u1 अपान m1 प्लस क्या m2, यहाँ u1 नहीं लिखे हैं, यहाँ u1 रहेगा u1, यानी 2m1 u1 अपान m1 प्लस m2 माइनस क्या m1 u2 अपान क्या हो गया m1 प्लस m2, ये हो गया v2 का v2 की वैल्यू आ गया। अब देखिए विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थितियां, तो यदि m1 बराबर m2 हो, यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या हो सेम हो, तो समीकरण जो 4 व 5 है, देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 है, और जो v1 की वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 4 है v2 के है, और इक्वेशन नंबर 5 है। समीकरण 4 व क्या 5 से v1 और v2 की जो वैल्यू आया है, तो v1 इक्वल हो जाएगा आपका 2m u2 अपन m प्लस m हो जाएगा, यहाँ m माइनस m, ये टोटल टर्म में 0 हो जाएगा, और 2m होगा, नीचे भी 2m से 2m क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका जो v1 इक्वल हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका
U2 हो जाएगा। V1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका U2 हो जाएगा। और V2 इक्वल, अब V2 इक्वल देख रहे हैं, V2 इक्वल देख रहे हैं तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। V2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 2m अपान क्या 2m U1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2m से 2m क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो V2 इक्वल क्या आ गया U1 आ गया। क्या आ गया अगर V2 इक्वल U1 आ गया। अब देख रहे हैं V1 इक्वल हो गया U2 और V2 इक्वल क्या हो गया आपका U1 हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं एक सरल रेखा में पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट करती है तो संघट्ट के पश्चात उनके वेग परस्पर क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। वेग क्या हो जाते हैं परिवर्तित। देख रहे हैं यहाँ V1 का U2 हो गया है और यहाँ V2 क्या हो गया है U1 हो गया। तो वेग क्या हो गया है यहाँ चेंज हो गया है परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है परिवर्तित हो गया है। अब देखिए दूसरा नंबर, जब वस्तु विरामावस्था में है, जब वस्तु बी क्या है विराम U2 इक्वल क्या है 0 है। जब वस्तु बी क्या हो विरामावस्था में हो तो समीकरण 4 से और देखना समीकरण 4 से जब U2 का मान 0 हो जाएगा तो V1 इक्वल हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 U1 हो जाएगा। क्या जाएगा V1 इक्वल M1 माइनस M2 U1 अपन M1 प्लस M2 एक टर्म तो क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। U2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। और समीकरण 5 से V2 इक्वल देख रहे हैं 2M1 U1 अपन M1 प्लस M2 तो U2 वाला यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका जब वस्तु B क्या हो विरामावस्था में हो अब देख रहे हैं यहाँ पे अब V1 और V2 की वैल्यू आ गया। जब वस्तु क्या है B क्या है विरामावस्था में है तो V1 और V2 की वैल्यू आ गया। यदि कह रहा है इस स्थिति में कह रहा है यदि यानी विरामावस्था में है और इस स्थिति में कह रहा है द्रव्यमान भी दोनों का क्या हो सेम हो तो समीकरण 8 और 9 से देख रहे हैं V1 इक्वल 0 हो जाएगा और V2 इक्वल क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा। V1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ देख रहे हैं टोटल टर्म में मान यहाँ रखेंगे द्रव्यमान दोनों सेम है तो टोटल टर्म में 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 इक्वल क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा। V2 इक्वल क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा। द्रव्यमान जब सेम रहेगा यहाँ पे तो 2m में भी होगा 2m में भी होगा तो कट जाएगा। तो V2 इक्वल क्या हो गया U1 हो गया। और B यदि कह रहा है M1 इज ग्रेटर क्या हो M2 यानी M1 का जो मास है M2 के अपेक्षा बहुत अधिक है नगण्य लगभग इसको नगण्य मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान ये भारी है। मान लीजिए एक ट्रक और एक साइकिल का टक्कर तो यदि M1 इज ग्रेटर क्या हो M2 तो समीकरण 8 हो क्या 9 से यानी इक्वेशन 8 और क्या 9 से इक्वेशन 8 और 9 से B1 इक्वल हो जाएगा M1 U1 अपन क्या M1 हो जाएगा। M1 U1 अपन क्या हो जाएगा M1 यानी M2 को हम क्या मांगते हैं नगण्य लेते हैं निगलेक्टेड ले लेते हैं। क्या लिखते हैं निगलेक्टेड। तो B1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका U1 हो जाएगा। और V2 इक्वल हो जाएगा 2M1 अपमान क्या M1 U1 यानी 2U1 हो जाएगा। V2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2U1 हो जाएगा। यहाँ पे V2 इक्वल क्या हो जाएगा 2U1। और यदि M1 इज लेस क्या हो M2 M1 इज क्या हो लेस क्या हो M2 हो तो समीकरण 8 में 9 से यानी इस स्थिति में यानी M1 का मान क्या हो M2 से छोटा हो M1 का मान M2 से क्या है छोटा है। तो फिर इक्वेशन 8 और क्या 9 से देखते हैं तो V1 इक्वल हो जाएगा माइनस M2 अपन M2 इसको निगलेक्टेड मान लेंगे M1 को। क्या मानेंगे M1 को निगलेक्टेड तो V1 इक्वल माइनस M2 अपन क्या M2 U1 यानी माइनस U1 हो जाएगा। और V2 इक्वल हो जाएगा 2M1 U1 2M1 U1 अपन M2 क्या हो जाएगा आपका M2। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा ये हो जाएगा 0 क्योंकि इसको निगलेक्टेड मानेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 नहीं V2 इक्वल क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा क्योंकि M1 को क्या मान रहे हैं नगण्य लेने पर क्या बोल रहे हैं निगलेक्टेड लेने पर। तो 2M1 U1 अपन M1 प्लस क्या M1 प्लस M2 तो इसको M1 को क्या नगण्य मान रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ M1 भी रहेगा प्लस M1 भी रहेगा। तो इसको निगलेक्टेड मान रहे हैं तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 30